नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और दुनिया की दिन भर की खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बजट सत्र की खबर से। बजट सत्र के 9वें दिन लोकसभा की कार्यवाही केवल 13 मिनट ही चल पाई। विपक्ष सदन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने देने की मांग को लेकर फिर से एक बार मुखर रहा। तो वहीं राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि 1 घंटा पहले ही स्पीकर के पास वो गए थे। स्पीकर ने कमिट किया था कि उन्हें बजट डिस्कशन में से पहले बोलने का मौका दिया जाएगा। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुझे बोलने देंगे भी या नहीं। 3 बजे दोपहर को जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसंदी पर बीजेपी सांसद संध्या रॉय बैठी थी और राहुल की बात के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैं भी स्पीकर के कैबिन में उस दौरान मौजूद था। ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया गया है। संध्या ने राहुल से कहा कि आपकी तरफ से किसी और मुद्दे के लिए अगर कोई नोटिस नहीं आया है तो बजट पर चर्चा करनी हो तो आप बताएं। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए 50 कम से कम सांसदों के समर्थन की जरूरत है। और बता दें कि सदन में 14 दिन पहले ही लिखित में इस प्रक्रिया के लिए नोटिस देनी होती है। और चलिए अब बात करते हैं बस्तर पंडुम 2026 विरासत और गौरव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर के दौरे पर रहे और शाह ने जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम विष्णुदेव साय ने की। कार्यक्रम में अमित शाह ने बस्तर पंडुम में शामिल हुए विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मंच पर संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम तो लड़ाई नहीं करना चाहते। लड़ाई किसी समस्या का कोई हल नहीं है, लेकिन गोली चलाओगे तो उसके जवाब में हम गोली चलाएंगे, गोली ही मिलेगी। शाह ने नक्सलियों से मुख्यधारा में वापस लौटने की अपील की। साथ ही कहा कि 5 साल में बस्तर को विकसित संभाग में लाकर खड़ा करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक श्री किरण देव जी भी उपस्थित हैं और सभी उस काफिले जोरदार तालियों के साथ हम आज के बस्तर की संस्कृति, बस्तर का कल्चर, उसको सालों तक, दशकों तक, सैकों तक हम जिंदा रखना चाहते हैं। क्योंकि बस्तर वालों, मैं मन से कह रहा हूं कि यहां की संस्कृति और कला मैंने देखी है, विश्व के कोई भी जनजाति क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। बस्तर की कला, संस्कृति, गान, नाट्य, ये सिर्फ बस्तर का आभूषण नहीं है, ये पूरे भारत की संस्कृति का आभूषण है। ये पूरा देश मानता है। जब राष्ट्रपति महोदया यहां पर उद्घाटन करने आई, मैंने उनका धन्यवाद करने के लिए फोन किया था और साथ में एक विनती भी कर डाली कि 12 के 12 विधाओं में जो 1, 2 और 3 नंबर पर आए हैं, उसको आप अपने घर पर भोजन पे बुलाइए। उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया है। तो बस्तर पंडुम के 12 विधाओं के पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के प्रतिभागी देश के राष्ट्रपति भवन में अपने कल्चर का प्रदर्शन करेंगे। देश और दुनिया का पूरा मीडिया वहां होगा। मैं आज फिर से एक बार, कई बार कर आया हूं, मगर आज फिर से एक बार कहता हूं कि अभी भी जो बचे कुछे लोग हैं वो हथियार डाल दे। सरकार आपकी सभी प्रकार की चिंता करेगी। सम्मान के साथ आपका पुनर्वसन किया जाए।
अभी जो बचे कुछ नक्सली है उनमें हमारी ट्राइबल बच्चियां हैं। मैं सभी को अपील करना चाहता हूं, कम से कम ये बच्चियों को एक बार पुनर्वसन के लिए भेज दो। उनका पूरा जीवन बाकी है, पूरा जीवन बाकी है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2500 लोग से ज्यादा जो सरेंडर हुए हैं उनको कोई आंच नहीं आने वाली। मगर जो आदिवासी गांव में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बख्शे नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाए। बढ़ते आगे, बालाघाट पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद जवानों को पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने 60 जवानों को उत्कृष्ट सेवा के लिए आउट ऑफ टर्न जाकर प्रमोशन दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 35 साल पुरानी नक्सलवाद की लाइलाज बीमारी को जवानों ने खत्म करके दिखाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1990 में नक्सलियों के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए लगभग 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगातार अभियान चलाए गए। 2025 में सर्वाधिक 10 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब नक्सलियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जिले को 100 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। इसका नाम क्यों रखा गया, मेरे थोड़ा दिमाग लगा रहा था, तो बालाघाट में अपना वो बल है जिस आत्मबल के भरोसे से हिमालय जैसी कठिन चुनौती को भी पार करके आपने संभव करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन अपने आप के प्रशासन के साथ करें। कहा ऐसा लग रहा था कि ये 35 साल पुरानी लाइलाज बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। मैं भी जब आया बैठा, जब शुरुआत में मीटिंग ली तो बड़े प्रेम से इस बात का प्रकटीकरण करते करते धीरे से एक बात रखने में आती थी। न कहा ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ अतीत में बहुत सारी घटनाएं हुई। को हॉक फोर्स के उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नत, इसके बाद उप निरीक्षक इंदर सिंह बिदूरी, जिन्हें निरीक्षक के पद पर बिस्बल में माननीय मुख्यमंत्री जी पदोन्नति दे रहे हैं। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। असाधारण जिन्होंने ऊर्जा और पराक्रम का परिचय दिया है। अगला नाम हमारे उप निरीक्षक बिस्बल शुभम प्रताप तोमर, जिन्हें निरीक्षक के पद पर माननीय मुख्यमंत्री जी पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। शुभम प्रताप तोमर, तालियां आपके बजती रहनी चाहिए। हॉक फोर्स के उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर शुभम प्रताप तोमर को माननीय मुख्यमंत्री जी पदोन्नति दे रहे हैं। रत्नेश मीणा, जो कि उप निरीक्षक से निरीक्षक बिस्बल में पदोन्नति माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। रत्नेश मीणा गौरवशाली पल है। इधर भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पाठशाला में सीएम ने छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की। बोर्ड परीक्षा से पहले सीएम ने बच्चों से बातचीत की, तनाव दूर करने को लेकर उनको टिप्स भी दी। ये काम की बात बेटे ने बोली कि कोई कारण से भी अगर हमको लगता है कि इस बार की परीक्षा हमारी कोई कारण बिगड़ गई तो नादान है वो जो परीक्षा या जीवन से हारने की बात सोचते हैं। फिर हिम्मत से मुकाबला करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो अपने लिए एक पड़ाव है, अगली बार फिर प्रयास है। जैसे हमने कहा ना, हमारे टाइम पे तो एक ही परीक्षा होती थी, पूरे साल पे जाती थी। आप लोगों के लिए तो एक चांस फिर है। तो हम में से सब तैयार है ना इस बात के लिए? कोई कच्चा तो नहीं है? कोई कच्चा तो हाथ खड़ा करो। सब अच्छे से सबको ध्यान में। और इसमें से आगे चल करके कौन कौन, अच्छा डॉक्टर कौन बनने वाले हाथ खड़े करो। अच्छा,
डॉक्टर, इंजीनियर कौन बनना चाहते हैं? अच्छा, चलिए, डॉक्टर इंजीनियर हो गए। कलेक्टर कौन बनना चाहते हैं? एसपी, आईपीएस, वही भी खड़ा नहीं, पुलिस वाले है। आप बनना चाहते हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, शिक्षक कौन बनना चाहते हैं? बताओ, पढ़ के तो स्कूल से यार शिक्षक कोई नहीं बनोगे, तो अगली पीढ़ी एक ने उठाया, एक किसान एक शिक्षक। कहाँ? अच्छा, एक है, बहुत अच्छा। तो चलिए, किसान हो गया, शिक्षक हो गया, और नेता कौन बनना चाहते हैं? 1 2 3 4, फिर भी पूरे नहीं उठ रहे हैं। बहुत अच्छा, ऊपर भी है। और सेना में कौन जाना चाहता है? सेना वाले भी कम है, लेकिन हाँ है। चलिए, अच्छा। एयरफोर्स में कौन जाना चाहता है? नेवी में? ऐसे हाथ सब में उड़ा हुए, 2-3 लोग तो सब में उठा रहे हैं। मीडिया के दौर में भी हम अपने आप पर नियंत्रित कैसे रखें और सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। कौन बताएगा? इसका जवाब कौन देगा? कैसे अपना स्टेबल रखना है अपने मन को। अब इसका कौन जवाब देगा? सर, मेरा नाम राज शर्मा है। सर, जैसे हमारा शरीर ये चाहता है कि हम कम से कम समय में ज्यादा काम करें, हमारी एनर्जी भी बची रहे और हम मुझे आनंद मिले। इसीलिए सर, हमारा मस्तिष्क जो है वो बार-बार खो जाता है। इससे बचने के लिए हमें आसपास के वातावरण, प्रकृति से ज्यादा जुड़ना पड़ेगा। वह अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम फोन से हट जाएं और प्रकृति में जुड़ जाएं, आसपास के लोगों को समझे। सर, मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना कहूंगा कि किसी भी चीज की अति भी पूरी होती है और किसी भी चीज की कमी भी पूरी होती है, तो हमें बिल्कुल समय निर्धारित करके हर चीज को मैनेज करना चाहिए। हमने कुछ प्रश्न किया था, वो ध्यान में आ गया। सोशल मीडिया से ध्यान हटाना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ये कैसे करेंगे, क्या हो सकता है? सर, मैंने सोशल मीडिया का ही बताया कि अगर हम उसे यूज कर भी रहे हैं, सर सोशल मीडिया हमारे आज के समय में एक जरूरी चीज भी है, बट अगर हम उसे बहुत लिमिटेड यूज करें, उसके बाद हम पढ़ाई पे समय लगाएं, तो वो यूजफुल होता है। बढ़िया। और कोई बता रहा है? लेकिन मैं बताता हूँ, मेरी पहले एक बार बताया था, मैं आते ही फर्स्ट ईयर में ज्यादा टाइम हो गया था, तो हम फर्स्ट ईयर चुनाव जीत गए। सेकेंड ईयर में चूंकि पीएमटी में निकल गए थे, इंदौर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो हमारे लोगों ने, पार्टी ने कहा कि नहीं रे, हमको तो फिर सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ाना, तुम कहा था डॉक्टर बनने चले गए, तो फिर वो छोड़ के फिर बीएससी करने आ गए, फिर चुनाव लड़ लिए, तो डॉक्टर नहीं बन पाए। लेकिन ये बात सही है कि हम अपने जीवन में जो काम करें, दिल से करें, अच्छे से करें और उसमें डूब करके करें, परमात्मा आपको यश देगा, उसमें कोई संकोच नहीं। हम डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, किसान बने, शिक्षक बने, राजनेता बने, जो भी काम मिले उस काम को मन से करने की आदत डालें और सिलेबस की पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करें। अभी जब इसकी परीक्षा हो जाए तो फिर पढ़ने के लिए और भी विषय निकालें। हमारे मस्तिष्क में परमात्मा ने इतनी ताकत दी है कि हम अपनी जिज्ञासाओं को लगातार अपने तरह से बढ़ाते जाएं और उसमें हम डूबते जाएं। और मुझे इतना अच्छा लग रहा सुनकर के कि आप में से अधिकांश सब आपने उत्तर दे दिया, तो मुझे केवल आपको सुनने के लिए आनंद आ गया। अपने आप के लिए ताली बजाएं पहले तो आपने सब। तो बच्चों से परीक्षा को लेकर चर्चा सीएम कर रहे थे और आज ही पीएम मोदी का भी दूसरा जो भाग है परीक्षा पर चर्चा का वो भी रिलीज किया गया, जिसमें पीएम ने देश भर के बच्चों से परीक्षा को लेकर चर्चा की थी। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में चूंकि 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं है, ऐसे में 10 फरवरी से ये परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और परीक्षा को निष्पक्ष करने, पारदर्शी और नकल मुक्त बनाए रखने के लिए भी इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। और मंडल ने
दिशा निर्देश इस संबंध में जारी किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि परीक्षा शुरू होने के बाद पहले 2 घंटे तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी और इसके बाद कोई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र अगर छोड़ता है तो इसकी सूचना तुरंत मंडल को भेजी जाएगी। ऐसी स्थिति में संबंधित छात्र की उत्तर पुस्तिका के साथ प्रश्न पत्र भी जब्त कर लिया जाएगा, उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। बता दें, इस साल मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षाओं में करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है। विजय शाह के कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। दरअसल कोर्ट का समय पूरा हो जाने के कारण सुनवाई को अब आगे बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट पहले ही पेश की जा चुकी है। अब मंत्री के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही किए जाने के मामले में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार की रात दिल्ली प्रवास के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले थे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मंत्री विजय शाह को लेकर जो हालात बने हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, उस पर भी चर्चा की है। इधर सीनियर वकीलों से भी इस मामले पर सलाह मशवरा किया गया है ताकि कोर्ट में सरकार अपना पक्ष मजबूती के साथ रख सके। सरकार कुछ मामलों में जांच के आधार पर समय सीमा बढ़ाने की मांग कोर्ट में कर सकती है। मुद्दे पर पार्टी और सरकार दोनों ही मंथन कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात दिल्ली में की थी और उन्होंने भी इस संबंध में उनसे बातचीत की थी। तो विजय शाह के मामले को लेकर फिलहाल के लिए तो तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस मामले को लेकर पेच अब भी फंसा है। देखना होगा आगे क्या होता है। रुक करते अगली खबर का। पंजाब से ये खबर है जहां पर तरन तारण की ये घटना है, जहां पर लॉ कॉलेज में सोमवार को छात्र ने क्लासरूम में अपनी ही साथी छात्रा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी छात्र ने खुद को भी गोली मार ली, सुसाइड कर लिया। मृतक छात्रा का नाम संदीप कौर बताया गया है, जो कि लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और आरोपी छात्र तरन तारण का प्रिंस राज सिंह नाम है, जो छात्रा के साथ ही पढ़ता था। पुलिस ने लॉ कॉलेज को सील कर दिया है। साथ ही हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अभी घटना के पीछे की वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन शुरुआती तौर पर इसे एक तरफा प्यार से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस को यह शक है कि युवक ने वैलेंटाइन डे के वीक में 8 फरवरी को ही छात्रा को प्रपोज किया था, लेकिन उसके इनकार करने के बाद से छात्र नाराज था और छात्रा चूंकि राजी नहीं थी, वो मना कर रही थी, तो इसीलिए छात्र ने कदम उठा लिया। कत्ल से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें दिखाई देता है कि कैसे छात्रा को गोली मारने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार दी। चलिए अब रुक करते हैं धमतरी की खबर का, जहां पर दुगली जिले के थाना क्षेत्र की ये खबर है, धमतरी के दुगली की, और जहां पर मुनइकेरा गांव में धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर बवाल हो गया। ग्रामीणों ने धर्मांतरित व्यक्ति के शव को उसकी बाड़ी में दफनाने का विरोध किया है, यानी कि खुद की जो बाड़ी होती है घर में, उसमें ही ये शव दफनाया गया था, जिसके बाद हड़कंप हो गया। प्रशासन भी पहुंचा, देर रात प्रशासन की टीम पहुंची, शव को बाहर निकाला गया, कब्जे में लिया गया। गांव में तनाव के हालात है और साथ ही ग्रामीणों को शांति बनाए रखने के लिए अपील की गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम जलक सिंह नेताम है। करीब 15 साल पहले ईसाई धर्म उन्होंने अपना लिया था। मृतक के निधन के बाद परिजनों ने गांव में ही स्थित निजी बाड़ी में शव को दफना दिया था, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। यहाँ पे एक व्यक्ति जल सिंह नेताम जो बीमार चल रहा था, 45 से 50 साल के आसपास का था, और उसकी मौत हो गई है और वो क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। उसकी बॉडी को दफन करने के नाम पे गांव में थोड़ा बवाल हुआ। बाद में परिवार और गांव वालों की सहमति से उसकी बॉडी को धमतरी में लाके दफन किया गया। माहौल अभी शांत है। अगर आप भी अपने निजी दोपहिया वाहन को बाइक टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह खबर है, क्योंकि अब सावधान होने की जरूरत है।
आप सोचेंगे कि ऐसा हमें आप क्यों कह रहे हैं, तो आप जरा ये भी सुनिए कि हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर की खंडपीठ ने बाइक को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करने को गैर कानूनी करार दे दिया है। कोर्ट ने ओला, उबर, रैपिडो सहित अन्य कंपनियों की ओर से संचालित बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि बिना परमिट के निजी दोपहिया वाहनों का व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। अगर अपने निजी दोपहिया वाहन का इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर करना है तो उसके लिए आपको कमर्शियल परमिट लेना अनिवार्य है। हमने मुख्यतः जब पिटीशन लगाई थी उसमें ओला, जितने भी ई कॉमर्स संबंधी कंपनियां, इन सबको पार्टी बनाया था और साथ में ये जो सुझाव था कि इन लोगों के इनको नोटिस किया जाए और इनको अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाए ताकि उनको ये माध्यम हो कि उनके जो फॉर्म में एक क्लॉज हो ताकि इसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जबकि अभी जो आपके माध्यम से मुझे पता लगा है कि उनके इसमें एक क्लॉज नहीं है, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट, इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है जो हमने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जितनी भी वाहन उनके कंपनी में इन्वॉल्व होंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।